हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैट्रिक्स की बुक करेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर की मैट्रिक्स की बुक, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरण सिद्धांत। उसमें लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था व्युत्क्रम समीकरण, रेसिप्रोकल इक्वेशन। उसी का आगे मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। व्युत्क्रम समीकरण का ही एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था। आई होप आप सबने कर लिया होगा, और अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो व्युत्क्रम समीकरण का ही आज एक और क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? रिड्यूस द इक्वेशन 4x4 minus 85x cube plus 357x square minus 340x plus 64 is equal to 0 to a reciprocal equation and solve it। यानी कि हमें एक इक्वेशन गिवन है पावर फॉर्म में, उस इक्वेशन को रिड्यूस करना है, बदलना है, इसमें रेसिप्रोकल इक्वेशन में, व्युत्क्रम समीकरण में, और एंड सॉल्व इट, और उसके बाद उस इक्वेशन को हल करना है, सॉल्व करना है। ओके, गिवन इक्वेशन 4x4 हमें दी गई समीकरण क्या है? गिवन दैट 4x4 minus 85x cube plus 357x square minus 340x plus 64 is equal to 0। ये एक इक्वेशन गिवन है। ये इक्वेशन रेसिप्रोकल है या नहीं, व्युत्क्रम समीकरण है या नहीं, तो चेक करेंगे 4 को, यानी फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड किया लास्ट वैल्यू से। ओके, सेकंड वैल्यू क्या है? -85। सेकंड वैल्यू को डिवाइड किया सेकंड लास्ट वैल्यू से, बीच की टर्म एक रह जाएगी, इज इक्वल टू, अगर ये इक्वल है हम चेक करेंगे ये इक्वल है या नहीं, तो 4 16 1/16, ये सॉल्यूशन क्या आएगा? 85 और 340 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बता सकते हो? अगर 85 को 4 से करें तो 4 5 या 20, 4 8 या 32, और यानी 85 और 4 1/4, ये सॉल्यूशन नॉट इक्वल है। इट मींस दी गई समीकरण व्युत्क्रम समीकरण नहीं है। गिवन दैट इक्वेशन फर्स्ट, मान लिया तो इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। दी गई समीकरण व्युत्क्रम समीकरण नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दी गई समीकरण को व्युत्क्रम समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी इक्वेशन को अगर रेसिप्रोकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इफ एन इक्वेशन कन्वर्ट टू अ रेसिप्रोकल इक्वेशन, देन वी कैन डू इट। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी इक्वेशन को व्युत्क्रम समीकरण में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि मान लिया, माना व्युत्क्रम समीकरण जिसके रूट्स, जिसके मूल दी गई समीकरण के दी गई समीकरण के m गुना है, यानी हम एक रेसिप्रोकल इक्वेशन मान लेंगे दी गई समीकरण के m गुना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल करवाया था। लेट द रेसिप्रोकल इक्वेशन whose roots are the mth multiple of the given equation, जिसके रूट्स दी गई इक्वेशन के, दी गई समीकरण के m गुना है। अब हम एक व्युत्क्रम समीकरण कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, कहां से? फर्स्ट इक्वेशन से, जिसके मूल, यानी जो इक्वेशन हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी उसके रूट्स क्या होंगे? गिवन इक्वेशन के रूट्स के m गुना। गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या हमारे पास? x है, तो नई इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? x के m गुना। तो हमने मान लिया नई इक्वेशन क्या हमारे पास
y की नई इक्वेशन के रूट्स के y जो कि दी गई इक्वेशन के रूट्स के m गुना होंगे। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन m। x की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट कर दें तो गिवन, तो x की वैल्यू क्या है, y अपॉन m, इसमें पुट कर दें तो 4y अपॉन m यानी y4 अपॉन m4 माइनस 85 y क्यूब अपॉन m क्यूब प्लस 357 y स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर 340 y अपॉन m प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगी। एलसीएम क्या लेंगे, m4। तो चलो हमने एलसीएम लिया यहाँ पर m4, तो क्या आ गया 4y4 माइनस 85 m4 एलसीएम लिया तो my क्यूब प्लस 357 m स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 340 m क्यूब y प्लस 64 m4 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 4y4 माइनस 85 my क्यूब प्लस 357 m स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 340 m क्यूब y प्लस 64 m4 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या लिया था कि जो हमारे पास नई इक्वेशन होगी वो किसमें होगी, y में। उस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, यानी जो भी इक्वेशन है वो हमने y में ले ली, यानी उस इक्वेशन के रूट्स क्या हुए, y में हुए। और वो इक्वेशन क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन, व्युत्क्रम समीकरण। इट मींस हमारे पास जो इक्वेशन आई वो इक्वेशन क्या है, एक व्युत्क्रम समीकरण, रेसिप्रोकल इक्वेशन। समीकरण 2 व्युत्क्रम समीकरण है। Let the equation second is a reciprocal equation. Let the equation second is a reciprocal equation. अगर ये एक व्युत्क्रम समीकरण है तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से डिवाइड करें, सेकंड वैल्यू को सेकंड लास्ट वैल्यू से डिवाइड करें तो सॉल्यूशन सेम आना चाहिए। तो यहाँ चेक करो, फर्स्ट वैल्यू 4, लास्ट वैल्यू 64 m4, तो 4 को 64 m4 से डिवाइड किया, 4 को हमने डिवाइड किया 64 m4 से, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये सेकंड वैल्यू माइनस 85 है, को डिवाइड किससे करेंगे, माइनस 340 m क्यूब से, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 85 m डिवाइड में माइनस 340 m क्यूब, ये बनेगा। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/16 m4 इज इक्वल टू माइनस से माइनस का क्या 85 बन जा और 85 छोड़ जा, m और m क्यूब यानी m स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इसको अगर हम लिखें तो क्या बनेगा m4 डिवाइड बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 16। इट मींस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/2। अब m की वैल्यू अगर प्लस 1/2 है तो भी इक्वेशन सेकंड रेसिप्रोकल होगी, और m की वैल्यू माइनस 1/2 है तो भी इक्वेशन सेकंड रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। ओके, तो m की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, प्लस 1/2 या माइनस 1/2, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे m की वैल्यू प्लस 1/2। ओके, तो सेकंड इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो रही है, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। m की वैल्यू क्या रखी हमने, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट m इज इक्वल टू प्लस हाफ, m की वैल्यू हाफ रखी, तो क्या आएगा 4y4 माइनस 85, m की जगह हाफ रखा y क्यूब प्लस 357 m स्क्वायर y स्क्वायर, तो m स्क्वायर 1/4 y स्क्वायर माइनस 340 m क्यूब यानी 1/2 क्यूब y प्लस 64 m4 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको अगर सॉल्व करें तो सॉल्यूशन यहाँ देखो 2 4 जा 170 ये बनेगा। यहाँ पर क्या आ रहा है 4 4 जा और 16, मैंने 16 से कट नहीं किया क्योंकि एलसीएम हमें दिख रहा है, यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लिया 4 तो क्या बन जाएगा 16y4, 4 एलसीएम लिया तो 170 y क्यूब, 4 एलसीएम लिया तो 357 y स्क्वायर, 4 एलसीएम लिया तो 170 y
प्लस 16 इज इक्वल टू 0। जो एलसीएम है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 में चला जाएगा। अब यहाँ चेक करो, बन गया ना ये व्युत्क्रम समीकरण। 16 डिवाइड बाय 16, 170 डिवाइड बाय 170, 1 इक्वल 1। ओके, अब ये इक्वेशन समीकरण 3 क्या है? रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम समीकरण है, जिसका सॉल्यूशन मैं अपनी लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो इसे आप, ये आपका होमवर्क है जिसे आप करोगे अपने आप। अगर आपको इस क्वेश्चन में आगे कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? समीकरण x4 प्लस 8x3 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को ऐसी समीकरण में रूपांतरित कीजिए। एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को एक नई इक्वेशन में कन्वर्ट करना है जिसमें द्वितीय पद नहीं हो। द्वितीय पद अगर कोई भी इक्वेशन है, मान लिया ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, तो इसका सेकंड स्टेप क्या होगा? यही होगा ना, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, यानी एक्स क्यूब वाला स्टेप होगा। अगर हम 4 से स्टार्ट करें तो सेकंड स्टेप क्यूब में होगा। अगर क्यूब से स्टार्ट करें तो सेकंड स्टेप एक्स स्क्वायर वाला होगा। तो यहाँ पर x4 में इक्वेशन है, तो इसका सेकंड स्टेप क्या होगा? 8x3, यानी इस इक्वेशन से एक नई इक्वेशन बनानी है जिसमें से हमें x³ के स्टेप को हटाना है। तो किसी भी इक्वेशन से सेकंड स्टेप को हटाने का एक ही मेथड है। वो मेथड क्या है? n a0 h प्लस a1 इज इक्वल टू 0। ये मेथड किसके लिए है? जिसमें सेकंड स्टेप नहीं होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे? द्वितीय पद को हटाने के लिए सॉल्यूशन क्या होगा उसका? n a0 h प्लस a1 इज इक्वल टू 0, यानी द solution in which the second step, या second term is absent। सेकंड टर्म को हटाने का मेथड क्या है? n a0 h प्लस a1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर n a0 a1 h ये सब क्या है? अगर इक्वेशन मैंने अभी बताया बाय क्वाड्रेटिक है, यानी चतुर्घात समीकरण है, कोई भी इक्वेशन हो, चाहे वो चतुर्घात हो, क्यूबिक इक्वेशन यानी त्रिघात हो, उसमें पहली टर्म क्या है? ax4। तो इसमें x4 हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या कहलाता है हमारे पास? a0। ओके, सेकंड टर्म x³ है। अगर इक्वेशन चतुर्घात है तो सेकंड टर्म क्यूब है, तो x³ का जो कोएफिशिएंट कहलाता है वो कहलाता है a1। ओके, a0 क्या होगा? x0 की हाईएस्ट पावर क्या कोएफिशिएंट। तो हम a0 लिखेंगे वेयर a0 इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट टर्म, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट a0 होगा, एंड a1 क्या हो जाएगा? द कोएफिशिएंट ऑफ द सेकंड टर्म। ओके, सेकंड टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा ऑफ वेरिएबल्स की सेकंड टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा? a1 कहलाएगा। तो a0 a1 पता चला ना आपको? यहाँ पर हमारे पास a0 क्या है? x4 का कोएफिशिएंट यानी 1, तो a0 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। a1 की वैल्यू सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 8 है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 8। ओके, h क्या होता है? h को हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से, और n क्या होगा? हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? x4 में इक्वेशन है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब n a0 a1 और h हमें कैलकुलेट करना है। n a0 a1 हमें गिवन है, तो ये सारी की सारी वैल्यू किसमें पुट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, आगे समझ में आपको यहाँ तक?
किसी भी इक्वेशन से अगर सेकंड स्टेप को हटाना है तो उसका मेथड क्या होगा, n(a0h + a1), ओके, जिसमें n का मीन्स हाईएस्ट पावर होगी, a0 का मीन्स हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होगा और a1 का मीन्स सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट होगा, ओके। ये सारी वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n यानी 4a0h, तो क्या आ जाएगा, n(a0h + a1 = 0। n की वैल्यू 4 थी, a0 की वैल्यू 1 थी, h हमें कैलकुलेट करना है और a1 की वैल्यू क्या थी, 8। तो क्या आ गया हमारे पास, 4h = -8, h = -2, ओके। ये h की वैल्यू है। अब क्वेश्चन क्या था, सेकंड टर्म को हटाना है, यानी x³ की टर्म को हटाना है हमें। तो उसके लिए देखो, अगर h की वैल्यू फाइंड हो गई तो सेकंड टर्म को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंथेटिक मेथड करेंगे, संश्लेषित विभाजन विधि। तो अगर h की वैल्यू आ गई, सेकंड स्टेप को हटाना है तो हम क्या करेंगे, सिंथेटिक मेथड यानी संश्लेषित विभाजन विधि। अब ये मेथड क्या है, मेथड इस तरह से हम करेंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक में। इसके लिए गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये गिवन इक्वेशन थी। अब इसके लिए सिंथेटिक मेथड में क्या करेंगे, x4 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। x4 के बाद x³ आता है, उसका कोएफिशिएंट 8 है तो 8 लिख लिया। x³ के बाद x² आता है जो इसमें नहीं है, तो x³ नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। उसके बाद x का कोएफिशिएंट 1 और विदाउट x 5। h की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 आएगी, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, -2, ओके। मैंने लास्ट वीडियो में अपने ये मेथड बताया था आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, इन दोनों को ऐड किया 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो सॉल्यूशन आया वो यहाँ लिखेंगे। अगेन इन दोनों को ऐड किया 6, जो सॉल्यूशन आया उसे मल्टीप्लाई करना -2 से और जो भी आंसर आया उसे यहाँ लिख दिया। फिर से इन दोनों को ऐड किया, मल्टीप्लाई किया -2 से 24, इन दोनों को ऐड किया, मल्टीप्लाई किया -2 से क्या 50, ओके, इन दोनों को ऐड किया तो 45। आगे समझ में। अब आगे क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप सेम करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में अपने यहाँ तक बताया था डिवाइड करने का शॉर्ट मेथड, ओके। अब हमें डिवाइड करना, हमें एक नई इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, तो सेम स्टेप को हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर 0 लिखा, दोनों को प्लस किया, जो सॉल्यूशन आया -2 से मल्टीप्लाई किया, अगेन ऐड किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, -2 से मल्टीप्लाई किया तो +40, ऐड किया तो 65, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 65। अब इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर लास्ट टर्म को छोड़ देना। नेक्स्ट स्टेप फिर से करेंगे -2, तो -2 के लिए फिर से कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ हमने क्या लिख दिया 0, इन दोनों को प्लस किया तो 1, मल्टीप्लाई किया -2, प्लस किया 2, मल्टीप्लाई किया -4, प्लस किया -24, लास्ट टर्म ये तो इसे छोड़ दो। नेक्स्ट स्टेप फिर से -2, यहाँ पर क्या किया हमने 0, दोनों को ऐड किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, ये लास्ट टर्म थी ना, लास्ट टर्म को छोड़ दो। अगेन -2, 0, इन दोनों को ऐड किया, अब ये लास्ट टर्म है तो इस लास्ट टर्म को छोड़ दो, ओके। ये है सिंथेटिक मेथड। जो भी इक्वेशन थी उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर से लेके विदाउट वेरिएबल तक सारे के सारे कोएफिशिएंट को एक सीक्वेंस में लिख लिया। h की वैल्यू -2 है तो यहाँ पर -2 से स्टार्ट किया, यहाँ हमेशा पहला स्टेप 0 होगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे, जो सॉल्यूशन आता रहेगा, h की वैल्यू -2 है ना तो -2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और जो सॉल्यूशन आएगा उसे नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख देंगे, ओके। इस मेथड में हमें करना क्या है, जो लास्ट डिजिट आती रहेगी, जो लास्ट वैल्यू आती रहेगी उस लास्ट वैल्यू को छोड़ते जाएंगे और सॉल्यूशन होता रहेगा। अब इक्वेशन, हमें एक नई इक्वेशन बनानी है, तो नई इक्वेशन हम इसे वेरिएबल लिख लेंगे, ये a हो जाएगा, ये b, c, d एंड e। तो जो न्यू इक्वेशन आएगी, नई समीकरण आएगी, तो माना नई समीकरण, ओके, वो क्या होगी, ABCD लिखा मैंने, तो a x4 + b x³
प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो चेक करो एबीसीडी की वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या आएगा, ए की जगह 1, बी की जगह 0, 0 है तो इस टर्म को छोड़ दो, सी की जगह -24, डी 65 एंड ई 45 इज इक्वल टू 0। ये देखो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में सेकंड टर्म नहीं है, x4 के बाद सीधा x² आ रहा है, x³ नहीं आ रहा। आगे समझ में आपको? किसी भी इक्वेशन से सेकंड टर्म को हटाने के लिए इसी मेथड का यूज किया जाता है, n(a0x + a1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, उस x की वैल्यू को सिंथेटिक मेथड के में रख के सॉल्व करना है। ओके, आगे समझ? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए भी। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड के लिए निम्न समीकरण को हल करो। सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड के लिए हल करने का मीन्स क्या है कि हमें एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कहां से? तीन इक्वेशन गिवन है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व करनी है। ओके, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि हम किन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करें, एक्स से एक्स कैंसिल कर दें, वाई और जेड में इक्वेशन आ जाएगी। करते हैं ना कि किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ से हमने एक्स को रिमूव कर दिया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया, एक्स को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, वाई और जेड में दो इक्वेशन आ जाएगी। अगेन हम वाई और जेड में दो इक्वेशन आ रही है, वाई को कैंसिल करेंगे तो जेड का सोल्यूशन आ जाएगा। ऐसा हम करते आए, लेकिन यहाँ पर हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, समीकरण सिद्धांत का यूज करेंगे, इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो समीकरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास तीन इक्वेशन है क्या, ये देखो। इन तीनों इक्वेशन में कुछ न कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। दिख रही है क्या सबको इसमें सिमिलरिटी? x + ay + a² z = a³, x + by + b² z = b³ और x + cy + c² z = c³। पता चल रहा है सिमिलरिटी क्या है कि इक्वेशन में वेरिएबल x y z है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 तीनों में, सेकंड में y का कोएफिशिएंट a, y का b, y का c, z का a² तो z का b², z का c² इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है वो a³ b³ c³। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को इस तरह से लिखूं कि x + ty + t² z इज इक्वल टू t³। ओके, मैं इस तरह से लिख दूं और यहाँ पर वर्डिंग लिख दूं कि माना समीकरण, जो भी हम समीकरण बनाएंगे, मान लिया 4 है तो 4 के मूल क्या होंगे, a b c होंगे। पॉसिबल है क्या ऐसा? देखो ये पॉसिबल होगा, कैसे होगा पॉसिबल वो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो सिमिलर वेरिएबल थे a यानी y y y वेरिएबल है, y का जो कोएफिशिएंट है उसमें चेंज क्या हो रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में a आ रहा है, सेकंड में b आ रहा है, थर्ड में c आ रहा है। कंप्लीट इक्वेशन में यही चेंज है कि जहां पर a है वहां सेकंड इक्वेशन में b आ गया, थर्ड इक्वेशन में c आ गया। तो मैंने इस abc की जगह क्या लिख दिया, t लिख दिया। तो हम क्या लिखेंगे, माना समीकरण 1 2 एंड 3 यानी कि लेट द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यानी कि समीकरण 1 2 3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। अब मैंने इसके रूट्स ले लिए, मैंने t a b c इसकी जगह t रखा है, x y z की जगह t ले रखा, तो रूट्स जो आएंगे वो किसके होंगे, t की वैल्यू होगी, t की वैल्यू a तो फर्स्ट इक्वेशन, t की वैल्यू b तो सेकंड, t की वैल्यू c तो थर्ड, ये बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर t में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे, यानी t हम इसे क्या करेंगे, t में त्रिघात समीकरण क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो इस इक्वेशन को अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूँ तो सबसे पहले t³ आएगा। ओके, फिर t² की टर्म आएगी तो ये -t² z बन जाएगा, फिर t की टर्म आएगी तो ये -ty बन जाएगा और माइनस का x = 0 बन गए ना t³ में इक्वेशन। अगर ये t³ में इक्वेशन है तो इसके तीन रूट्स कौन कौन से होंगे, a b c, तीन रूट होंगे a b c। ओके क्लियर है? और देखो अगर किसी इक्वेशन के तीन रूट्स है, अब मैं वापस कहां पर आ रहा हूं, अपनी लास्ट वीडियो पर आ रहा हूं। तो अगर याद तो है आपको, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने क्या करवाया था
अगर टी के 3 रूट्स ए बी सी है, कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन के 3 रूट्स पता है, तो उससे 3 इक्वेशन आएंगी। कौन कौन सी 3 इक्वेशन आएंगी? तीनों का एडिशन। तो फर्स्ट क्या रहेगी? तीनों का एडिशन। सेकंड क्या रहेगी? दो दो का मल्टीप्लाई, यानी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। और थर्ड क्या रहेगी? ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, ये 1 है तो डिवाइड में 1 आएगा। सेकंड देखो, टी स्क्वायर इक्वेशन क्या है? टी में क्यूबिक इक्वेशन है, तो टी क्यूब के साथ जो होगा वो ए होगा, टी स्क्वायर के साथ जो होगा वो बी। लेकिन हमारे पास रूट्स एबीसी है, तो एबीसी हम इस तरह से शो नहीं कर सकते, मैं आपको सिर्फ लिख के बता रही हूँ। तो बी की वैल्यू क्या देगी? माइनस जेड, क्योंकि टी स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है? माइनस जेड। फिर सी की वैल्यू यानी थर्ड जो वेरिएबल होता है वो टी का क्वेश्चन माइनस वाई, और डी क्या होता है? लास्ट वेरिएबल, यानी जिसमें टी नहीं होगा वो एक्स। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सेकंड के अपॉन में फर्स्ट, थर्ड के अपॉन में फर्स्ट, फोर्थ के अपॉन में फर्स्ट। मैं एबीसी यहाँ पर हमने शो तो कर दिया, लेकिन एबीसी अगर हम रूट्स ले रहे हैं तो इस वैल्यू को यहाँ पर लिखकर दिखाओगे नहीं। सिर्फ मैंने आपको लास्ट वीडियो का थोड़ा रिवाइंड करवाने के लिए यहाँ बताया है। तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, टी स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है? माइनस जेड है, यहाँ माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद टी स्क्वायर के बाद टी का क्वेश्चन क्या है? माइनस वाई, ये प्लस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस वाई में। विदाउट टी माइनस एक्स क्वेश्चन है, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या रहा है? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू माइनस वाई, तो हम वाई को क्या लिख सकते हो? माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या था? समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करने का मीन्स किसके लिए हल करना है? एक्स वाई जेड के लिए, यानी हमें एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो सॉल्यूशन आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? ए बी सी मल्टीप्लाई, वाई की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और जेड की वैल्यू क्या आ रही है? ए प्लस बी प्लस सी। इसी के लिए सॉल्व करना था ना हमें, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी। ओके, क्लियर है? सोचा तो नहीं था कि जल्दी आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर? आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में या इससे रिलेटेड जो भी मैंने टॉपिक करवाए हैं उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। शेयर इसलिए कह रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स फ्री में कोचिंग लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं 11th 12th बीएससी कंप्लीट कोचिंग फ्री में दे रही हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसलिए आप जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।